हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक और CFA लेवल 1 के समरी वीडियो में। आज हम लोग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स पढ़ने वाले हैं। दिस इज अ वेरी वेरी गुड रीडिंग, हालांकि काफी बड़ी है एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू टेक टू टेक्स हियर। एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2 आपको समरी में भी देखने को मिलेगा। सो दिस इज पार्ट नंबर 1 वेयर वी आर गोइंग टू कवर अप द इनिशियल हाफ ऑफ दिस रीडिंग। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मुझे हमेशा की तरह देना है, वो ये है दैट इफ यू आर न्यू हियर सो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब वगैरह वो सब तो करना ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप नए हैं एंड आप सोच रहे हैं समरी वीडियो के थ्रू आप इन सारी चीजों को समझ लेंगे, सो बी कॉन्शियस हियर। Obviously it's a summary video, so some topics might not be elaborated and some topics might be excluded altogether, so kindly take a note of that. And इसके अलावा अगर आपने वीडियो कोर्स फॉलो किया है कोई भी, खास करके अगर हमारा, तब तो आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें रिलेट करके मिल जाएंगी। सो दैट्स इट। विद दैट कीपिंग इन माइंड वी विल स्टार्ट ऑफ विद लर्निंग आउटकम ए। लर्निंग आउटकम ए जो हमारा है वो है अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। काफ़ी आसान है। अगर हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो सर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं उसमें आपको क्लियरली देखने को मिलते हैं इक्विटीज, बॉन्ड्स, ठीक है, या फिर जिसे हम फिक्स्ड इनकम एक्चुअली कहें तो बेटर होगा, ठीक है, एंड कैश पोजीशन। ये तीन ही चीज़ों को कंसिडर किया जाता है एज अवर assets or asset classes in traditional investments. But when it comes to alternative investments तो फिर commodities, real estate और न जाने कैसे कैसे और भी आपको avenues यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। So definitely अगर हम types of assets की यहाँ पे बात करें, so you will definitely feel that yes there lies a difference between alternative and your traditional investment. So that's point number 1 that we are talking about. इसके अलावा यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स भी काफ़ी अलग अलग देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स की बात करें देन आपको देखने को मिलेंगे म्यूचुअल फंड्स। वहीं पे अगर हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे हेज फंड्स। सो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। इनफैक्ट प्राइवेट इक्विटीज, वेंचर कैपिटल, ये सब जितने भी फैंसी नाम आप सुनते हैं ये सब भी आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली अगर हम ट्रेडिशनल और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में डिफरेंशिएट करना चाहें तो पहला डिफरेंस होगा ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ assets that are involved here, and second is on the types of investment vehicles that are operating here. इसके अलावा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आर हायर, यानी कि यहाँ पे अल्फा भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे देखें कि एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इतने हायर क्यों हैं तो उसका पॉसिबल रीजन है डेरिवेटिव पोजीशंस, लेवरेज पोजीशंस एंड ऑल्सो शॉर्ट पोजीशंस। बिकॉज हियर I would say the money managers or your managers can actually take a position in derivatives, can also ride on leverage and also can take short positions. So ऐसे में जो opportunities है of making profit that is quite high as compared to traditional investment. बहुत सिंपल है इसको समझाना। अगर आपको लगता है एक स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप ट्रेडिशनली क्या करते हो, उसको नीचे खरीदते हो और ऊपर बेचते हो, करेक्ट। बट ये जो हेज फंड वाले होते हैं वो ऐसा भी कर सकते हैं कि वो नीचे खरीदे ऊपर बेचे और ऊपर बेचे नीचे खरीद लें। सो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करना पॉसिबल है, डेरिवेटिव्स में राइड करना पॉसिबल है और लेवरेज पोजीशन लेना भी पॉसिबल है। सो ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू सिग्निफिकेंट रिटर्न्स एंड ऑब्वियसली पॉजिटिव अल्फा। इसके अलावा यहाँ लिक्विडिटी का एक प्रॉब्लम है। लिक्विडिटी ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम है बिकॉज अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया तो आपको पता ही है वहां से निकलना इतना भी आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने डिसाइड किया कि चलो फ्लैट बेचना है तो बिक जाएगा, नहीं, इतना जल्दी नहीं हो सकता। सो लिक्विडिटी इज ऑब्वियसली लेस। इसके अलावा अगर आप सोचते हो आप हेज फंड से भी अपने पैसे निकालोगे, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर आर वेरियस रिडेम्पशन रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस दैट हैव बीन पुट इन हेज फंड्स। अभी भी उसके बारे में बात भी करेंगे। सो यहाँ पे लिक्विडिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पोजीशंस को यहाँ पे लिक्विडेट कर लें सो दैट इज ऑल्सो नॉट सो ईजी। इसके अलावा यहाँ पे रेगुलेशंस कम है क्योंकि यहाँ पे पब्लिक का मनी नहीं लगता, यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा लगाते हैं एंड दैट इज व्हाई रेगुलेटर्स आर नॉट सो फैंसी अबाउट रेगुलेटिंग दीज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सो यहाँ पे आपको ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादा रेगुलेशंस देखने को नहीं मिलती एंड ट्रांसपेरेंसी भी उसी कारण से यहाँ पे आपको कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट अप इज हिस्टोरिकल डेटा। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें तो जो डेटा है वो आपको इक्विटीज में काफी आसानी से मिल जाता है। इनफैक्ट अगर आप इक्विटी एनालिसिस करना चाहते हैं देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स। हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इक्विटी एनालाइज करना चाहते हैं देयर इज याहू फाइनेंस। ओके, अगर आपको यहां से डेटा चाहिए आप यहां से ले लो, आपको चाहिए मनी कंट्रोल आप यहां से डेटा ले लो। सारा डेटा लेना बहुत आसान है एंड ऑन मोस्ट ऑकेजन्स यू विल फाइंड दैट दीज डेटास आर एक्चुअली रिलायबल। सो आप यहां से डेटा एनालिसिस कर सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स वहां पे इस तरह की हिस्टोरिकल डेटा पहली बात तो मिलते ही नहीं, और अगर मिल भी जाए तो उसमें हो सकता है कोई ना कोई आपको
बायस देखने को मिले, एंड दैट इज वाई द पॉसिबिलिटी और आई वुड से द availability of historical data under alternative investments is quite questionable. Apart from that, a very significant advantage of riding on alternative investments is its low correlation with traditional investments. इसका मतलब अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में काफी सारा पैसा स्टॉक्स में लगाया हुआ है, सो आपको थोड़ा पैसा कमोडिटीज में भी लगाना चाहिए. यानी कि इफ यू आर राइडिंग ऑन टू इक्विटी, व्हाई नॉट बाय सम गोल्ड एज वेल, बिकॉज व्हेन यू बाय इक्विटी एंड गोल्ड साइमल्टेनियसली, तो दोनों का जो आपसी कोरिलेशन है वो काफी कम रहता है, एंड बिकॉज ऑफ लो कोरिलेशन यू सी अ डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट. सो that is how everything fits out into alternative investments, and ये है इसके significant features that you are noting here. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम बी, जहां पे हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. टॉकिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हियर, तो मैं आपको बता दूं दैट यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेनी मोर. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेज फंड्स की. भैया ये कौन सी खेत की मूली है, ये किस चिड़िया का नाम है? तो बहुत आसान है. हेज फंड्स मैं एकदम सिंपली हमेशा अपने वीडियो कोर्स में ऐसे बताता हूं कि ये अमीरों का म्यूचुअल फंड है. करेक्ट. हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहां पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स मिल करके अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं. म्यूचुअल फंड हैज अ गुड कॉर्पस अमाउंट, और बाद में उस कॉर्पस अमाउंट से म्यूचुअल फंड एक्चुअली टेक इन्वेस्टमेंट बेट्स फॉर यू. वहां पे इन्वेस्टमेंट्स में जो भी कमाई होगी उसका हल्का सा कट म्यूचुअल फंड रखता है, और बाद बाकी सारा आपका हो गया. यही सेम काम हेज फंड्स करते हैं, बट हेज फंड्स डू नॉट अलाउ आई वुड से रिटेल इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट. अगर आपको हेज फंड में इन्वेस्ट करना है, आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ही अट्रैक्ट करना पड़ता है, या फिर आपको होना चाहिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंड देन यू कैन इन्वेस्ट योर मनी. शायद इंडिया में हेज फंड्स में इन्वेस्ट करने की लिमिट लगभग 1 करोड़ रुपए है. सो अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आप हेज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते. इसके अलावा यहाँ पे ऑब्वियसली कई सारे गेम प्ले हैं. द स्ट्रैटेजीज आर क्वाइट सिग्निफिकेंट. हम उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे. कई डिफरेंट यहाँ पे स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉय हो सकती है. रेगुलेशंस आर ऑब्वियसली लोअर, क्योंकि यहाँ पे जब बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है तो यहाँ पे सेबी वगैरह जैसे रेगुलेटर्स ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते रेगुलेट करने में इन सबको. सो डेफिनेटली हेज फंड्स आर लेस रेगुलेटेड एंड ऑफन अवेलेबल ओनली फॉर सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स. एंड दूसरी बात है हेज फंड वर्सेस म्यूचुअल फंड. मैं इन दोनों का डिफरेंस एक इनडायरेक्ट वे में आपको समझा चुका हूं. म्यूचुअल फंड्स आर फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स आर फॉर सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स. बाद बाकी जो इसका मैकेनिज्म है वो एक जैसा सा है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट हेज फंड्स एंजॉय मच मोर फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज दे कैन टेक एनीथिंग. दे कैन टेक लेवरेज, दे कैन टेक डेरिवेटिव्स, दे कैन इवन टेक शॉर्ट पोजिशंस, बट म्यूचुअल फंड्स कैन नॉट डू दैट. Next up are private equity firms. Now these are interesting funds. ये private equity funds या फिर firms जो होते हैं, इनके पास में basically पैसा आता है because many investors give them their money. So यहाँ पे पहला तो कुछ investors होते हैं. Again these investors are also sophisticated investors, बड़े बड़े investors होते हैं. So what they do, they invest their money into a private equity firm, and then the private equity firm is managed by a partner, जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट कह सकते हैं या फिर मैनेजिंग पार्टनर कह सकते हैं. एंड बाद में मैनेजिंग पार्टनर का काम होता है कि उस पैसे से वो पूरी की पूरी कंपनियां खरीदें. दे आर नॉट टेकिंग पोजिशंस इन स्टॉक्स, रादर दे आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स क्वाइट हेविली. ये 25-30% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी कंपनी में, एंड दैट टू इसके साथ में ये एक कंडीशन भी रखते हैं कि ये उस कंपनी को चलाने में इंटरेस्टेड है. सो जस्ट इन केस कोई कंपनी है जो कि प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी कोई कंपनी होती है, ठीक है, इट वुड हैव बीन एड्यूटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. ओके, इट्स नॉट, ठीक है, लेकिन अगर मान लो ऐसी हमारी कोई कंपनी होती एंड वी वुड हैव वांटेड कि नहीं हमें इन्वेस्टर्स की दरकार है, वी वांट टू मेक सुपर वीडियो कोर्सेस, एंड उन वीडियो कोर्सेस को हम अक्रॉस वर्ल्ड भेजना चाहते हैं, अक्रॉस वर्ल्ड सबको फैसिलिटेट कराना चाहते हैं. सो ऑब्वियसली वी विल नीड फंड्स, क्योंकि बिना फंड्स के ना टेक्नोलॉजी है, बिना फंड्स के ना बिजनेस है. सो वो फंड्स कहां से आएगा? देन वी कैन एक्चुअली अप्रोच अ प्राइवेट इक्विटी फर्म. नाउ दीज प्राइवेट इक्विटी फंड्स, ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, इनको पता है कि व्हाट इज द actual potential of a business. So what they will do, they will take 25% stake in supposedly Editors India Private Limited for supposedly 100 crores. ठीक है, मैं थोड़ा ऊंचा बोल रहा हूँ, लेकिन मान लेते हैं 100 करोड़ रुपए ये फंड करने के लिए रेडी है, एंड ये इसके बदले में 25% स्टेक लेंगे. बट दे विल ऑल्सो टेक वन एडिशनल थिंग हियर, दैट इज कंट्रोल ओवर significant decisions of Editors India Private Limited. ये
ट्राई करेंगे कि एडिटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मेंटोर करें, उसे री इंजीनियर करें, उसकी एक्चुअल कैपेबिलिटीज को वैल्यू तक कन्वर्ट करें. सो ऑब्वियसली इनकी एक्सपर्टीज बिजनेस के काम भी आएगी और साथ में इनके पैसे से बिजनेस भी आगे एक्सपैंड करेगा. सो दिस इज हाउ दे वर्क. गॉट द पॉइंट. तो यहाँ पे जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं ये पूरी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा इन्वेस्ट करते हैं. ये लोग खास करके नॉन पब्लिकली ट्रेडेड यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को खरीदते हैं. कभी कभी ये लोग पब्लिकली ट्रेडेड कंपनियों भी खरीद लेते हैं जिसमें इनको लगता है कोई प्रॉब्लम्स चल रही है एंड बाद में उसको वो डीलिस्ट करवा देते हैं. अगर इनको लगता है कि किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम है and that company is suffering from maybe solvency issues, तो वो उस कंपनी को फाइनेंस करके उस पूरी कंपनी को डीलिस्ट करा करके री इंजीनियर करके बाद में वापस उसे पब्लिक कर सकते हैं. देयर आर great number of private equity firms that are operating in India as of now. आज इंडिया में भी बहुत हो गए पर बाहर तो और बड़ा कल्चर है इसका. इनफैक्ट आज की डेट पे ज्यादातर जो मैं बोल सकता हूं प्रॉमिसिंग बिजनेसेस हैं दे डोंट ब्रिंग आईपीओ सो इजीली बिकॉज प्राइवेट इक्विटी से वो लोग फंडिंग पहले लेते हैं और आईपीओ में बाद में आते हैं. सो इनिशियली अगर आप देखें जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं उन सभी में कहीं ना कहीं ये प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ने ही इन्वेस्ट पहले से कर रखा है एंड आईपीओ तो काफी बाद आएगा. जब वो फर्म्स बहुत बड़े हो जाएंगे तब उनके आईपीओ आएंगे. सो दैट इज हाउ प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ऑपरेट. मैंने आपको काफी सारी कहानी समझा दी, ठीक है, इसी बहाने से. चलो इसके बाद में अपना आता है रियल एस्टेट. रियल एस्टेट में सर कई तरह की इन्वेस्टमेंट हो सकती है. आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. इसके अलावा इंटरेस्टिंग चीजें और है जैसे कि रीट्स. अब रीट्स को एकदम सिंपल शब्दों में समझाऊं तो दीज आर शेयर्स रिप्रेजेंटिंग ओनरशिप इंटरेस्ट इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज. बहुत सिंपल सा सिस्टम है. अगर मान लो मैं 20 प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर दूं, ठीक है, एंड देन जिस कंपनी से मैंने इन्वेस्ट किया, सपोज करो मेरी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कंपनी का नाम है आरई प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस आरई प्राइवेट लिमिटेड से कुछ शेयर्स इशू कर दिए. अब हर एक शेयर इन प्रॉपर्टी पे ओनरशिप इंटरेस्ट रिजेंबल करता है. इनफैक्ट इन प्रॉपर्टी से जो रेंटल आएगा वो रेंटल भी आप सबको डिस्ट्रीब्यूट करना मैंडेटरी होगा हमको. सो ऐसे में यहाँ पे रेंटल्स विल बी पेड regularly as form of dividends and these kind of shares becomes REITs जिसे हम कहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. इसके अलावा रियल एस्टेट बैक्ड डेट भी होते हैं जिसे हम वो सब भी देख सकते हैं जिन्हें हम मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज वगैरह के थ्रू हम देखते हैं. सो ये सब तरह की भी इनडायरेक्ट वे में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन कमोडिटीज. ये भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का ही हिस्सा है. आप चाहो तो किसी कमोडिटी को डायरेक्टली खरीद लो. आपको गोल्ड में इंटरेस्ट है तो जाइए गोल्ड कॉइन्स या फिर गोल्ड बार खरीद लीजिए. अगर आपको नहीं चाहिए कि नहीं हमको गोल्ड हाथ में नहीं रखना है तो आप गोल्ड के ना सौदे खरीद सकते हैं जिसे हम FNO बोलते हैं. सो यू कैन गो ऑन टू बाय डेरिवेटिव्स. और अगर आपको वो भी मंजूर नहीं है तो आप चाहो तो कमोडिटी प्रोड्यूसिंग या फिर ट्रेडिंग फर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो. एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप गोल्ड कॉइन्स के लिए जा रहे हो तो या आप गोल्ड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप टाइटन भी खरीद सकते हो. अब ऐसा क्यों है, बहुत सिंपल है. अगर गोल्ड का दाम ऊपर जाएगा तो टाइटन को भी उससे फायदा होगा एंड रिजल्टिंगली आपको टाइटन में भी यहाँ पे फायदा देखने को मिलेगा. बट ऑब्वियसली यहाँ पे एक बेसिस रिस्क तो हमेशा रहती है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा भी काम किया जा सकता है. सिमिलरली अगर आप शुगर में बुलिश हो तो यू कैन गो फॉर बलरामपुर चीनी. इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर एग्जांपल इनटू सीमेंट्स तो आप किसी सीमेंट के कंपनी को खरीद सकते हो. हालांकि सीमेंट लिस्टेड आपको नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी आपको सीमेंट की कंपनियां लिस्टेड मिल जाएंगी. सो इफ यू आर very bullish about these firms you can go on for cement as well. So this is how you actually take a position in commodities as well. नेक्स्ट अप इज इंफ्रास्ट्रक्चर. टॉकिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल दो तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है. स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स जब बनते हैं तो उसे हम कहते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स एंड एयरपोर्ट जब बनते हैं उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए कई तरह के फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं. आप उनमें इन्वेस्ट करके टेक्निकली इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हो. इसके अलावा देयर आर अदर टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एज वेल जहां पे टैंजिबल एंड इनटैंजिबल दो तरह के एसेट्स हैं. टैंजिबल एसेट्स में यू विल सी फाइन वाइन्स, स्टैम्प्स, एंटीक फर्नीचर वगैरह एंड इनटैंजिबल्स में यू विल सी पेटेंट्स वगैरह. सो दैट इज हाउ यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एंड दैट हैज बीन टॉट इन लर्निंग आउटकम बी. अब आगे बढ़ते हैं लर्निंग आउटकम सी में जहां पे हम बात करेंगे अबाउट पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड problems associated with alternative investments.
काफी सही चीज है। यहाँ पे पोटेंशियल बेनिफिट्स में आपको ये समझाया जा रहा है कि देखो भैया, यहाँ पे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले आपको लो कोरिलेशन देखने को मिलता है। सो सीधा सीधा कहूं तो यहाँ पे ट्रेडिशनल और ऑल्टरनेटिव का अगर आपने मिक्स करके पोर्टफोलियो बनाया है तो फिर आपको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, विच ऑब्वियसली साउंड्स एक्साइटिंग, क्योंकि इसके वजह से आपके पोर्टफोलियो की रिस्क हो जाएगी कम। बट वहीं पे यहां आपको दूसरा बेनिफिट यह भी समझाया जाता है कि यहां पे आपको रिटर्न भी ज्यादा मिल सकता है, आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले ज्यादा पैसे कमा सकते हो। और उसके पीछे जो रीजनिंग दी गई है वो ये है कि सिंस दिस मार्केट इज नॉट हाईली रेगुलेटेड एंड देयर इज नॉट मच लिक्विडिटी एज वेल, सो चांसेस ऑफ इनएफिशिएंट प्राइसिंग इज आल्सो वेरी हाई। सो इफ यू आर एबल to exploit these kind of inefficiencies in these markets, then you can actually make a good amount of profit. So that are two potential benefits of alternative investments. इसके अलावा ड्रॉबैक्स भी हैं सर। ड्रॉबैक नंबर 1 ये है कि सिंस ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉल नहीं करते, ना ही इसका कोई हिस्टोरिकल डेटा काफी भरोसेमंद है, इसलिए आप स्टैंडर्ड डिविएशन को एक रिस्क मेजर के तौर पे आप यहाँ पे यूज ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आपने यूज किया तो डेफिनेटली आप अंडरस्टेट कर दोगे रिस्क को, जिसकी वजह से आपको आगे जाकर के नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आपका जो डेटा है वो भी भरोसे लायक नहीं है। यहाँ पे दो तरह के बायस आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि सर्वाइवरशिप एंड बैकफिल बायस। आई थिंक अब एक्सप्लेन करने का इनको कोई पॉइंट नहीं बनता, बिकॉज वी हैव रेड इट एल्सवेयर एज वेल। सो दीज आर लर्निंग आउटकम सी, एंड आई होप आपको ये भी समझ में आया। अब बस एक फाइनल लर्निंग आउटकम का कुछ हिस्सा हम पढ़ेंगे, जहां पे मैं आपको हेज फंड से रिलेटेड अब सारी बातें बोलने वाला हूं। सो हेज फंड्स अगर आपको ढंग से वापस रिकैप करना है, कंसंट्रेशन एकदम हाई कर दीजिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक अगर आप देख रहे हो और आपको लग रहा है यस आपका समरी अच्छे से हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, सो वो इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम लाइकिंग दिस वीडियो। एक लाइक और एक कमेंट आप जरूर ड्रॉप करो, सो दैट वी ऑल्सो गेट टू नो कि ओके इस तरह के इनिशिएटिव्स आपके काम आ रहे हैं कि नहीं। सो दैट्स बेसिकली अ फीडबैक, दैट इज what we are asking for, nothing else. नेक्स्ट अप इज हेज फंड्स। तो आप देखिए हेज फंड्स में हम कई सारे मुद्दों पे बात करेंगे। पहला मुद्दा ऑब्वियसली है इसका स्पेशल फीचर्स, व्हाट मेक्स हेज फंड्स रियली स्पेशल। तो इनका सबसे स्पेशल फीचर्स है लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज। इनके पास में हद तरह की स्ट्रैटेजीज हैं, दे कैन एक्चुअली स्ट्रैटेजाइज इन डिफरेंट मैनर। हम उसके बारे में अभी थोड़ी सी देर में बात करेंगे। इसके अलावा इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, बिकॉज दे कैन यूज लेवरेज, डेरिवेटिव, शॉर्ट पोजीशंस एंड मेनी अदर थिंग्स। सो इसकी वजह से ऑब्वियसली ये सारा स्पेशल बनाता है हेज फंड्स को। इसके अलावा हेज फंड्स के रिटर्न ऑब्जेक्टिव दो तरह से मेंशन किए जा सकते हैं। इधर दे कैन मेंशन इट ऑन एब्सोल्यूट बेसिस और रिलेटिव बेसिस। एब्सोल्यूट बेसिस इज दैट वी वांट टू अर्न 10% अ ईयर। इफ दैट इज बीइंग स्टेटेड एज रिटर्न ऑब्जेक्टिव, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट। वहीं पे अगर ये बोला जाए दैट वी वांट टू अर्न 5% मोर देन द बेंचमार्क, देन दैट इज नोन एज रिलेटिव बेसिस। तो यहाँ पे बेसिकली रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों हिसाब से एक्सेप्टेबल हैं, एंड बस यही चीज इसके बारे में जानना है। इसके अलावा अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ हेज फंड्स, एंड स्ट्रक्चर ऑफ हेज फंड्स इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको पहला तो देखने को मिलता है एक लिमिटेड पार्टनरशिप। मैंने इसको पहले भी मेंशन किया था, अभी फिर कर देता हूं। दैट इज हियर यू आर लुकिंग एट अ लिमिटेड पार्टनरशिप, जहां पे आपका जो मैनेजमेंट फर्म है वो एक जनरल पार्टनर की तरह एक्ट करता है, एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक्ट्स एज अ लिमिटेड पार्टनर। एंड सिंस जनरल पार्टनर इज मैनेजिंग एवरीथिंग फॉर द फर्म, तो उसको फीस मिलेगी, और फीस में होगा दो चीज, एक होगा मैनेजमेंट फी, एक होगा इंसेंटिव फी। मैनेजमेंट फी इज टिपिकली चार्ज्ड ऑन AUM, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, एंड दैट कैन बी ओपनिंग और क्लोजिंग, कुछ भी हो सकता है, सवाल में दिया हुआ रहता है। इसके अलावा इंसेंटिव फी भी होती है, जो कि बेसिकली अ शेयर इन प्रॉफिट होती है। सो इफ द हेज फंड इज मेकिंग मनी फॉर द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो वो लगभग उसका 20% कट खुद के लिए रख सकते हैं, एंड दैट गोज एज इंसेंटिव फी टू द जनरल पार्टनर्स विच इज द मैनेजमेंट फर्म है। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बात बोली थी कि हेज फंड्स में भी इनलिक्विडिटी का एक पॉइंट होता है। यहां पे आपको रिडेम्पशंस इतने आसानी से करने को नहीं मिलते। यू सी लॉट्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, जैसे कि लॉक इन पीरियड, यानी कि आए हो तो 2 साल इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। नोटिस पीरियड, यानी कि जाने से पहले 3 या 6 महीने पहले आपको नोटिस देना होगा, या फिर अंतिम रिडेम्पशन फी। अगर आप जाओगे तो आप पे चार्जेस लगा दिए जाएंगे, विच विल ऑब्वियसली फोर्स यू टू स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड ऑब्वियसली इसके वजह से भी एक तरह का रिडेम्पशन पे रेस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट इज फंड्स ऑफ फंड्स, या फिर फंड ऑफ फंड्स, जैसा भी आप कहना चाहें। ये बेसिकली काफी कमाल की चीजें हैं। यहां पे एक हेज फंड बनाया जाता है, ठीक है, और इस हेज फंड का काम होता है कई सारे हेज फंड्स में इन्वेस्ट करना, ठीक है। सो यहाँ पे कई सारे हेज फंड्स में ये इन्वेस्ट करता है।
अब यहाँ खास बात यह है कि इस जो हेज फंड है ये वाला, इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है. सो व्हाट we as retail investors can do, we can invest in this hedge fund and this hedge fund will take our money, pool it up, और इस pool को they will invest in various hedge funds. ऐसा करने से कई सारे फायदे और कुछ नुकसान भी हैं. फायदा नंबर 1 ये है कि ऑब्वियसली एक स्मॉल इन्वेस्टर को भी हेज फंड का स्वाद आ जाएगा. सो ऑब्वियसली ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दूसरा पॉइंट है एडिशनल लेयर ऑफ फीस. देखो सर, एडिशनल लेयर ऑफ फीस इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये सारे जो हेज फंड्स हैं ये अपनी फीस तो चार्ज करेंगे ही, इसके अलावा इस हेज फंड को भी अपनी फीस चार्ज करनी है. सो टेक्निकली आपको 2 बार मैनेजमेंट फी और 2 बार इंसेंटिव फी देना पड़ेगा. रिजल्टिंगली आपके हाथ में आते तक प्रॉफिट काफी कम हो जाएगा. Apart from that, this also offers you a diversification benefits. वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे you are investing not just in one hedge fund, rather in a set of mutual funds. काफी सारे hedge funds में आप invest कर रहे हो and resultingly आपको एक diversification benefit देखने को मिलेगा. So that was the logic behind fund of funds. आइए इसके बाद में हम बात कर रहे हैं हेज फंड स्ट्रैटेजीज. दिस इज बाय फार अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इसके कुछ एस्पेक्ट्स को हम जरूर यहाँ पे ध्यान देंगे. जैसे यहाँ पे हेज फंड स्ट्रैटेजीज में यू सी इवेंट ड्रिवन स्ट्रैटेजीज. सो इवेंट ड्रिवन स्ट्रैटेजीज सर बेसिकली यहाँ पे बात ये कहते हैं कि आप ये जो हेज फंड्स होते हैं ये किसी भी कंपनी में कोई इवेंट आने पे वहां पे जरूर अपनी पोजीशन लेते हैं. जैसे कि मर्जर आर्बिट्राज. कई बार ऐसा देखा गया है कि जो कंपनी अक्वायर करती है, ठीक है, अक्वायरर, उसे ये लोग शॉर्ट कर देते हैं और जो अक्वायर्ड है उसे ये लोग लॉन्ग कर देते हैं. ठीक है, सो ऐसे में दे कैन एक्चुअली शॉर्ट अ कंपनी जो किसी और कंपनी को खरीद रही है एंड लॉन्ग द कंपनी जो खरीदी जा रही है. इस तरह की स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं मर्जर आर्बिट्राज. डिस्ट्रेस बाइंग भी कुछ होता है जहां पे एक बहुत ही बुरे वक्त में फंसी हुई कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स आती हैं बाय अ हेज फंड एंड वो ये सोचते हैं कि यहां से री इंजीनियर होकर के ये कंपनी बेहतर हो जाएगी. अ गुड एग्जांपल माइट बी वोडाफोन आइडिया. सो वोडाफोन आइडिया में ये देखने को मिला दैट वो कंपनी काफी सफरिंग्स में है एंड इफ दिस कंपनी गोज ऑन टू स्टेबलाइज इटसेल्फ तो फिर वैसे में जिन हेज फंड्स ने यहाँ पे पोजीशन ली उनको काफी फायदा होगा. एक्टिविस्ट शेयर होल्डर एक स्ट्रैटेजी है जहां पे इतने शेयर्स आप खरीद लेते हैं किसी कंपनी के जहां पे यू कैन एक्चुअली डोमिनेट हाउ द कंपनी इज गोइंग टू बी रन. इसके अलावा कई स्पेशल सिचुएशंस होती है जहां पे डीमर्जर, स्पिन ऑफ, वो सब देखने को मिलता है. खास करके आईटीसी जैसे शेयर में जिस दिन भी डीमर्जर होगा उस दिन आई थिंक इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस फॉर म्यूचुअल फंड्स टू एंटर इनटू these sort of companies जो कि एक इवेंट ड्रिवन स्ट्रैटेजी के तहत आएगा. इसके अलावा रिलेटिव वैल्यू स्ट्रैटेजीज भी एक कॉन्सेप्ट होता है. वेरी सिंपल, मैं एक ही चीज इसमें समझाऊंगा, वो है कन्वर्टेबल आर्बिट्राज फिक्स्ड इनकम. वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी. इस स्ट्रैटेजी में ये होता है कि आप सपोज कर लो कि आपके पास में एक कन्वर्टेबल बॉन्ड है जिसकी मार्केट वैल्यू चल रही है 100 रुपए. दिस बॉन्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 शेयर. ठीक है, 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 1 शेयर. दिस इज कन्वर्टेबल एंड ये शेयर का दाम अभी मार्केट में चल रहा है 200 रुपए. तो सर यहाँ पे आप ये काम कर सकते हो, आप बेसिकली इस बॉन्ड को खरीद लो. सो बी लॉन्ग ऑन दिस बॉन्ड बिकॉज ये सस्ता है एंड और आप शॉर्ट भी कर सकते हो और वो शॉर्ट कर सकते हो आप इस शेयर को, साथ में दोनों साथ में करना है. सो बेसिकली लॉन्ग अ बॉन्ड विच इज अंडर वैल्यूड एंड शॉर्ट द सेम इक्विटी, और इक्विटी जिसमें वो कन्वर्ट होगा उसी को शॉर्ट कर दो. तो ऐसे में आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बना पा रहे हो. अब यहाँ पे जो भी होगा अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा. अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा तो वो भी फायदा देगा आपको और अगर स्टॉक का दाम कम होगा तो वो भी आपको फायदा देगा. इस तरह की स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं कन्वर्टेबल आर्बिट्राज फिक्स्ड इनकम. इसके अलावा मैक्रो स्ट्रैटेजीज है जहां पे हम मैक्रो लेवल ऑब्वियसली काफी सारी स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ वेराइटी ऑफ कंपनीज एंड कंट्रीज, सॉरी कंपनीज नहीं कंट्रीज, एंड इसके अलावा इन्फ्लेशन वगैरह कई सारी चीजें जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो. इसके अलावा इक्विटी हेज फंड स्ट्रैटेजीज हैं जहां पे आप ऑब्वियसली सिर्फ इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हो बट आपका स्टाइल काफी अलग होता है. जैसे कि मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी जहां पे आप अपनी जो ओवरऑल मार्केट एक्सपोजर है उसे 0 रखते हो. इसका मतलब आपके पास कई शेयर्स हैं जिसको आपने लॉन्ग किया और कई हैं जिसे शॉर्ट किया है एंड ओवरऑल आपका जो मार्केट एक्सपोजर है वो 0 है. इससे होने की वजह से मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए आपके पोर्टफोलियो में एक तरह का इम्यूनाइजेशन हो जाता है. नेक्स्ट अप इज योर फंडामेंटल ग्रोथ वेयर यू आर मेकिंग यूज ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस और उसको आप ग्रोथ शेयर्स आइडेंटिफाई करने में लगे हुए हो. अगर आप मुझे फॉलो करते हो यूट्यूब में और देखते हो कि मैं भी इस तरह के कुछ
ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करता हूं, सो आप एक्चुअली समझ सकते हो कि ये स्ट्रैटेजी वो है जो मैं रियल लाइफ में फॉलो करता हूं। इसके अलावा फंडामेंटल वैल्यू इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, लिटिल डिफिकल्ट बट फिर भी फॉलो हो सकती है। यहाँ पे आप फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग आपने सुना होगा, कई लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं एंड इसमें वॉरेन बफेट का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव डायरेक्शनल भी है, जहां पे आप टेक्निकल एनालिसिस की मदद लेते हो, ठीक है। इससे ऊपर आपने दोनों जगह फंडामेंटल एनालिसिस का यूज लिया था, बट हियर यू यूज टेक्निकल एनालिसिस एंड इसके बेसिस पे आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ले सकते हो। एंड फाइनली वी हैव शॉर्ट बायस, जहां पे आप एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो जहां ज्यादा आपने शॉर्ट किया हुआ है एंड कम आपने लॉन्ग किया हुआ है। सो ओवरऑल यू आर पेसिमिस्टिक अबाउट द स्टॉक मार्केट एंड रिजल्टिंगली आपने यहाँ पे एक शॉर्ट बायस लिया हुआ है। नेक्स्ट एंड द फाइनल टॉपिक इज हेज फंड्स बेनिफिट एंड रिस्क। तो सर हेज फंड्स के जो ओवरऑल फायदे या नुकसान है वो हम यहाँ पे कवर करते हैं एंड दिस इज वेयर वी विल एंड आवर वीडियो। सो यहाँ पे सर जो अपना पहला फायदा है वो ये है दैट हेज फंड्स ऑब्वियसली डू बेटर देन इक्विटी मार्केट्स व्हेन इक्विटी मार्केट्स आर डाउन। यानी कि अगर इक्विटी मार्केट कोई भी कारण से क्रैश होया हुआ है उस समय हेज फंड्स विल डू बेटर। हाउ I don't know, but they will do. इसके अलावा hedge funds will lag when equity markets are doing well. जब मार्केट एकदम धड़ाधड़ बढ़ रहा है उस समय ऑब्वियसली hedge fund उससे पीछे रह जाता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो कि मुझे काफी खराब लगता है सुनने में वो है क्राइसिस के दौरान क्या होता है। क्राइसिस के दौरान आपको जो जिस चीज के प्रोटेक्शन चाहिए था वो था डाइवर्सिफिकेशन, और यहाँ पे एग्जैक्टली उसी का प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे ये समझाया जा रहा है आपको कि जब भी क्राइसिस होता है तो सिर्फ इक्विटीज नहीं गिरेंगी, आपकी इक्विटीज के साथ आपका हेज फंड्स का बैलेंस भी गिरेगा, आपका हेज फंड का इन्वेस्टमेंट भी टूटेगा। ये इसलिए टूट रहा है क्योंकि जिस लो कोरिलेशन के चक्कर में आप यहाँ आए थे अब सडनली वो कोरिलेशन बढ़ने लग गई है। ये क्राइसिस के दौरान होता है सर, ठीक है। क्राइसिस के दौरान आपकी जो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स के चक्कर में आप आए थे उसके बेनिफिट्स कम हो जाते हैं एंड रिजल्टिंगली यू सी अ वेरी वेरी आई वुड से डिफिकल्ट सिचुएशन हियर, जिसकी वजह से आपको काफी सारा नुकसान हो रहा है। सो that's it for this video. Thank you so much for liking this video, sharing this video if you have done that. इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें and at the same time also check the description of this video to know about our video course for CFA level 1 and also to contact us. There are several links in the description below, so definitely check that and I will see you next with part number 2. तब तक के लिए ध्यान रखें खुद का and पढ़ाई करते रहें।